शिवमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज विशेष उस पर बना रहा हूं मैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां वर्ष जन्म दिवस है। इसको मनाने के इस पर वीडियो बनाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि इस दिन का इंतजार विपक्ष बहुत देर से कर रहा था, बहुत समय से कर रहा था। जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बात कही थी मोरोपंथ के संबंध में या आरएसएस के किसी बड़े लीडर के संबंध में, जब उन्होंने कहा था कि अगर 75वें वर्ष में अगर आपके जो ये हीरक जयंती समारोह होता है, अगर कोई आपके गले में माला डालता है तो उसका मतलब यह है कि अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है। तो उसी के संदर्भ में पूरे देश में तहलका मच गया कि बिल्कुल बिल्कुल ये अब जो है आरएसएस ने मोदी जी को निर्देश दे दिया है कि 75 वर्ष में वो रिटायर हो जाएंगे। और संयोग से 75 वर्ष आरएसएस के ये भी हो चुके हैं, अभी 2-4 दिन पहले मोहन भागवत भी हो चुके हैं। तो तब से लगातार हंगामा, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी के रहते तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे और नहीं जीत पा रहे हैं। 2014 के बाद से जो 2014 एंड ऑनवर्ड जो स्थिति है वो विपक्ष के लिए बड़ी वो है पीड़ादायक, दारुण स्थिति है उनकी, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे। हालांकि लोकतंत्र में यह माना जाता है कि विपक्ष का भी होना जरूरी है, लेकिन ऐसे विपक्ष का नहीं होना चाहिए। तो खैर बाद में फिर जब ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई तो उनको फिर एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा मतलब सिर्फ एक घटना विशेष से है। इसका मतलब इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आज क्या हो रहा है और कौन रिटायर होगा। उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद रिटायर नहीं हो रहा हूं, जब तक आदमी सामर्थ्यवान है तब तक वो काम जन सेवा करता रहे। तो ये वो था। ये जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं एक विशेष बात पर बना रहा हूं कि ये जो इनके 11 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें जितनी उपलब्धियां हुई है वो सब कहने से नहीं, वो सब दिखाई दे रही है, वो सारी जनता देख रही है। कोई इसमें बताने की विशेष बात नहीं है। हालांकि आज बहुत से लोग इसी बात पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं एक विशिष्ट बात पर बना रहा हूं जो इस देश के फ्यूचर से संबंधित है। और अगर मोदी जी अगर ये काम नहीं कर पाए तो इस देश का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। इस देश का अस्तित्व ही अंधकारमय है। इस बात को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस दौर में माने इन 11 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसे अवसर आए हैं जिस पर जो कई ऐसे काम हुए हैं जो असंभव से प्रतीत होते थे और वो आज संभव हो गए। वो भी बहुत जरूरी है। जो कुछ हुए, आर्टिकल 370 हो गया, जेएनके के संबंधित हो गया, या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज हो गई, जीडीपी बढ़ गई, भ्रष्टाचार कम हो गया, एटलीस्ट ऊपर के स्तर पे। और डिफेंस के मामले में तो आपने सबने देख ही लिया, जो भारत डिफेंस के मामले में विदेशों पर निर्भर था, एक प्रमुख आयात करता था, इंपोर्टर था, आज वो एक्सपोर्टर बन गया है। और उसके लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने जो है ये साबित कर दिया कि भारत की स्थिति कहां पर है। और उसने चौंका भी दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया कि इतने कम समय में, यानी 10-11 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने क्या गजब कर दिया, क्या कमाल कर दिया, किसी को पता तक नहीं चला। जैसे आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किया था, परमाणुओं का जब विस्फोट किया था, तो भारत अमेरिका के सैटेलाइट हर समय नजर रखते थे, लेकिन उनको तब पता चला काफी समय बाद जब परमाणु विस्फोट हो गया, उससे पहले उनको पता नहीं चला। ऐसे ही जो है जब दोबारा किया गया तभी उनको नहीं पता चलने दिया। तो खैर वो एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसमें कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जो कुछ हमारा चल रहा था, जो काम चल रहा था, टेस्टिंग हो रही थी, लैब पर थी, और पाकिस्तान ने हमको एक अवसर दे दिया उस पर आक्रमण करने का। उस आक्रमण करने से सब कुछ हो गया, सब कुछ दिखाई देगा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, और अब भारत उससे ऊंची ऊंचाइयों पर जाने की तमन्ना कर रहा और जा रहा। इस स्पेस में भी आपने देख लिया कहां कहां क्या क्या सफलता है। और ये तो खैर जो मिसाइल्स हैं वो सब दिखाई दे रही, कैसे कैसे हमारी अपनी मिसाइल्स। ब्रह्मोस ने तो खैर पूरी दुनिया में इसका वो है, ब्रह्मोस का जो है पूरी दुनिया इसका वो लोहा मानती है कि हाँ इसका कोई मुकाबला है नहीं। मोटे मोटे तौर पर मैं अगर ये कहूं कि क्या क्या हुआ है, मैं सिर्फ थोड़ा घटना मुख्य मुद्दे पे आने से पहले जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, तो वैसे तो आज विश्वकर्मा जयंती है।
विश्वकर्मा क्या था, शिल्पकार थे। शिल्पकार मैंने वो बनाने वाले। ऐसे अगर हम मान लें तो मोदी जी इस देश के शिल्पकार हैं। मैं 69-70 से लेकर के आज तक मैं राजनीतिक गवाह रहा हूं। लगभग इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उन सबको मैंने देखा, उनको वॉच किया। और पूरे दौर में जब वो थे, शास्त्री जी थे, नेहरू जी थे, तब हम बच्चे थे, हम राजनीति की समझ नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद से मतलब 75-76 के बाद से हमें राजनीतिक समझ हमारी परिपक्व हुई थी। तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं कार्यकाल दिखाई दिया किसी प्रधानमंत्री का कि जो विशिष्ट रूप से याद करने लायक हो। हालांकि बहुत से प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे जो जिनके अंदर इच्छा रही होगी, करना चाहते होंगे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। क्योंकि जैसे हमारा चंद्रशेखर थे, वो बड़े डायनेमिक थे, वो भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम रहा। बहुत कम क्या रहा, वो अपने डिपेंड थे ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो सब कांग्रेस पे डिपेंड थे। चरण सिंह हो गए या और भी प्राइम मिनिस्टर हुए, या इवन वाजपेयी जी भी, उनके पास दूरदृष्टि तो थी, लेकिन वो एक ऐसे उसको लेकर के चल रहे थे, खिचड़ी को लेकर के जो है, जो उनका जो एनडीए था, तो वो इस काबिल नहीं था कि वो कर सके, उनकी बात को माने या इनका सब जो उनकी इच्छाएं पूर्ण कर सके। उनको बार बार बैलेंस करना पड़ता। मुझे याद है उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे उनके एनडीए के संयोजक। और आप भी जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस कौन व्यक्ति थे, जो कट्टर आरएसएस विरोधी थे। और उनके ही विरोध के कारण जो है जनता पार्टी में फूट पड़ी थी। जब जनता पार्टी ने कहा कि दोहरी सदस्यता कोई पार्टी नहीं लेगी, दोहरी सदस्यता मतलब था कि आरएस, अगर आप जनता पार्टी के मेंबर तो आप आरएसएस के मेंबर नहीं बनेंगे। और बीजेपी ने इसी बहाने, इसी वजह से जो है जनता पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा नहीं, हम आरएसएस को नहीं छोड़ सकते। तो जिन जॉर्ज फर्नांडिस ने यह बात कही थी, लास्ट में जब एनडीए के वो हो गए थे, वो उसके संयोजक बन गए थे, पूरी धुरी जो है जॉर्ज फर्नांडिस के चारों तरफ घूमती थी एनडीए की। तो वो सबसे प्रबल समर्थक थे। और वो सारा संतुलन, कभी यहाँ जयललिता को करना, कभी ममता को संभालना, कभी जो भी उनके घटक दल थे जो नाराज होकर के बैठ जाते, तो उनका ज्यादातर काम यही रहता। मैंने कई बार देखा, आज वो चेन्नई में, कल वो कलकत्ता में, क्योंकि तब ममता बनर्जी भी इसमें थी, एनडीए में थी, और जयललिता खैर थी। हालांकि जयललिता की वजह से फिर ये सरकार भी गिरी, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी। और जो जॉर्ज फर्नांडिस ने जो इसमें मौजूदगी लाई इस एनडीए में, कांग्रेस ही और उनका इकोसिस्टम इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने उनपे गलत चार्जेस लगाए ताबूत घोटाले का। हालांकि कई वर्षों बाद जो है फिर सच्चाई सामने आई, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। तो खैर ये हो गया। तो मोटे मोटे से मैं ये कह रहा हूँ, जैसे विश्वकर्मा जी को मानते हैं शिल्पकार, वैसे ही जो है ये भी शिल्पकार थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भी मानते को, जो इनका इकोसिस्टम में कहते हैं कि नहीं उसके भारत के शिल्पकार थे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो उनके आस्थाएं कहीं और थी। मैं एक चीज कहता हूं, प्लानिंग बहुत होती है। पंचवर्षीय योजना भी एक प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। और ये हमने इस दौर में देखा कि अगर आपने प्लानिंग करी, कोई चीज करनी है, तो उसको करके दिखाया। इवन जो प्लानिंग पहले की गई थी उसको करके दिखाया। मोदी जी के टाइम में जैसे जीएसटी था, ये पुराना कानून था, उसको उन्होंने करके दिखाया, यहां लागू करके दिखाया। और इस जीएसटी का जो प्रभाव था, जो पैसा पहले भ्रष्ट व्यापारी अपने जेब में डालते, वो सरकार के खजाने में नहीं आता था, वो सरकार के खजाने में आने लग गया। 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ पर मंथ का टैक्स कलेक्शन होने लग गया। तो ये भारत की जो चकाचौंध है, जो भारत का जो विकास है, वो इस जीएसटी की वजह से भी है। देखिए, इस दौर में मैं कुछ चीजें बताता हूं कि जैसे क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक। कभी हिम्मत नहीं हुई थी भारत की पाकिस्तान को ऐसे जवाब देने की कि उसके घर में घुस के मारे। तो ये सब भारत ने इस दौर में करके दिखाया। वैक्सीन मैत्री, देखिए जब कोरोना का पीरियड था, कोविड का जो पीरियड था, तो उस समय जो है पूरी दुनिया त्रस्त थी। जो विकसित से विकसित देश थे, वो लोग चलते चलते मर रहे थे। उसमें आपने देखा होगा किस तरह से इटली में, फ्रांस में लोग चल रहे हैं, चलते चलते मर रहे हैं उस दौर में। और अमेरिका जैसे हमारे यहां से उन्होंने दवाइयां मंगाई। उस दौर में जो भारत ने जो काम किया, पूरे बड़े देश तो पैसे से ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब देश थे उनको उन्होंने नॉमिनल समझ लिए या फ्री में जो है कई देशों को दवाइयां दी। और आज जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख बढ़ी, जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, हम नहीं, मतलब मोदी जी बात करते हैं या गवर्नमेंट बात करती है, तो
इन चीजों के पीछे। तो दुनिया को भी लगा कि यार एक देश दुनिया में ऐसा है, वो भले ही नंबर 1 का देश नहीं, नंबर 2 का देश नहीं है, लेकिन वो गरीबों का साथ देता है। उसके बाद से जो जो कोरोना का जो दौर था, तो लोगों का विश्वास बढ़ा, विदेशों का, विदेशी जो है, जो गरीब होते, जो डेवलपिंग थे या अंडर डेवलप्ड वो कंट्रीज थी, उनका विश्वास बढ़ा। तो वैक्सीन, जिस वैक्सीन का देखिए आज वैक्सीन के नाम पर पता नहीं कितनी गालियां पड़ती है उसको, मोदी जी को, कि हाँ ये है वो है, लेकिन इसी वैक्सीन ने जो गालियां देते हैं सोशल मीडिया में, वो अगर आज बचे तो इसी वैक्सीन की वजह से बचे हैं। 200 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगाई गई। आप कहेंगे 41 करोड़ जनसंख्या, दो दो डोज लगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। उस वैक्सीन का भी चमत्कार है, हालांकि उसमें पूरा ट्रायल नहीं था, लेकिन बाद में ट्रायल मतलब जितना उनको उसमें उसकी वो थी, क्षमता थी, वो समझ गए थे वैज्ञानिकों ने कि हाँ इसको जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। अदरवाइज कोई वैक्सीन जो आती है उसे 10 साल ट्रायल में लगते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया। अच्छा, दो चीजें मैं सब कुछ हो करके मैं एक चीज पर बहुत बड़ा ध्यान देता हूं और मैं बहुत मानता हूं, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें जो गरीब लोग हैं या एक लिमिट तक जो है बीपीएल या कोई एक लिमिट तक है, जिनको 5 लाख तक की वो फ्री है चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सुविधा, आप 5 लाख तक के वो कर सकते हैं। हमने देखा है गरीबों को, वो 400 रुपए डॉक्टर के देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, फिर क्या होता, फिर वो इधर उधर पड़ते हैं, किसी नकली डॉक्टर के पास, किसने कुछ जिसने देख के खिला दिया, और ऐसे लोग बगैर इलाज के बहुत मरते थे। मैंने एक दौर में देखा है, क्योंकि मेरा किसी मामले में अस्पतालों से पाला पड़ा, इतने सारे गरीब गरीब लोग अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि ये आयुष्मान कार्ड का भी दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि जो हॉस्पिटल्स है वो इसको ओवर चार्ज करते, वो देखते हैं कि इस बार कार्ड है, मतलब खाली आयुष्मान कार्ड नहीं, जितनी भी ये वो है इंश्योरेंस योजना होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो ये करते हैं कि कितना हम मैक्सिमम निचोड़ सकें। तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो ये आयुष्मान भारत जो है अपने में बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। आप कभी जाकर के देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी सरकारी अस्पतालों में, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो गरीब गुरबा आदमी, क्या वो वोट नहीं देगा? वो जरूर वोट देगा, वो जरूर मोदी जी को वोट देगा, सिर्फ इस वजह से। इसके अलावा क्या है, पीएम आवास, जब इंदिरा गांधी का दौर था तब एक प्रोग्राम चला था, टीपीईपी, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसका मतलब था कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। आज तक कभी गरीबी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसमें यह भी था इंदिरा आवास योजना, लेकिन आज तक कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। इसने जो है 11 करोड़ जो है पीएम आवास में 11 करोड़ जो है मकान बने। ठीक है, एक वर्ग नहीं देता, वो सब जानते हैं कौन नहीं देता, उनको चाहे उनकी झोली सोने से भर दो, उनको इससे वो है वो नहीं करेंगे। तो पीएम आवास से लोगों को मिला है और लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, तो ये अपने में एक उपलब्धि है। मैं कह रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी चीज है, ये बड़ा नहीं है कि क्या हुआ। और अर्थव्यवस्था आप देखिएगा, जब भारत 2014 में था फ्रेजाइल 5, मानी लुंज पुंज पांचवी अर्थव्यवस्था विश्व की, फ्रेजाइल 5 से आज टॉप की 4 है और बहुत जल्दी 3 हो जाएगी, थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी। वैसे उसमें रैंकिंग में 10वां नंबर था, लेकिन यह था कि 10वां नंबर था, अदरवाइज कभी भी कॉलअप से हो सकती। लुंज पुंज फ्रेजाइल 5 का मतलब यही था। आज जो है इकोनॉमी में ऐसी, दुनिया इस बात में चमत्कार में है, ये जो ट्रम्प साहब भी जो घुटने टेकने को तैयार हो गए, वो इसी वजह से हुए यार, ये देश तो बहुत आगे बढ़ रहा, तो इसलिए जो है। और ऐसे जो है बहुत से वो है, जैसे हाईवे जो है, इस 2014 से पहले 91,287 किलोमीटर था, अब 1,86,204 किलोमीटर हो गया। नॉर्थ ईस्ट में जो है रेलवे के लिए 81,000 का जो है प्रोजेक्ट खर्च किया, प्रोजेक्ट में लगाए, और 1,728 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन गई। जो नॉर्थ ईस्ट हमेशा भारत के जो नेताओं की तरफ से एक अलग वो था, इंटीग्रेटेड नहीं था, एक उपेक्षित था। आज वहां के लोग बहुत प्यार करते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है देखते हैं, भाई आंखें उनकी। आप राहुल गांधी कुछ प्रचार करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सही है। जीडीपी जो है 5.5 एवरेज थी कांग्रेस के राज में 2014 से पहले, अब आ गया 7.03 एवरेज जीडीपी है। ये भी उस दौर में जबकि कोरोना का दौर था, और अब अभी तो इसका भी दौर है। जीडीपी जो 106.57 लाख करोड़ थी, वो 331.03 करोड़ हो गई, 3 गुना बढ़ गई। एक्सपोर्ट में भी 76% का वो हुआ।
और डिजिटल ट्रांजेक्शन। आज आप देखिए यूपीआई के नाम पर जो है फटाफट अब कोई जेब में पैसे रखते नहीं है। वो जो है कितना हो गया यूपीआई का 9 गुना बढ़ गया। एयरपोर्ट 160 हो गए, सर्विस सेक्टर में 55%, और हेल्थ केयर में चीजें कई वो एम्स बन गए इस बीच। वो इससे भी पता चल जाता है कि आपके कितने मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ गई। तो ये तो हो गया जो अन्य चीज है। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। अभी साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। अभी जो है आपने लंदन में देखा होगा कि वो वहां के जो अंग्रेज हैं वो कह रहे हैं हमारे देश को हमें वापस दो, हमें बचाओ। और ये पूरी दुनिया में चल रहा, जो वो है घुसपैठिए मुसलमान, वो हर जगह वो कर रहे हैं। तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हम इन घुसपैठियों को बाहर करेंगे। वो अगर मोदी जी ना हो तो, या कोई सरकार अगर नहीं करेगी, तो आप निश्चित मानिए कि ये देश डूब जाएगा। कोई भी देश डूब जाएगा। जैसे ब्रिटेन है, मैं मान के चलता हूं कि ये गया। इवन अमेरिकन भी मानते हैं कि पहला ब्रिटेन को कहता है पहला इस्लामिक कंट्री होगा जिसके पास एटम बम है। बताइए, आप सोचिए। तो वो करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये लोग घुसपैठ, और अभी आपने देखा एसआईआर पे जो कुछ हो रहा है, वो यही सब इसका कारण है। ये सब वो यही कर रहे हैं एसआईआर पे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। हमारे भगवान से प्रार्थना कि जब तक ये पूरा नहीं हुआ तब तक मोदी जी काम करते रहे और ये देश बचा रहेगा। ये बड़ी प्रार्थना, ये काम होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मोदी जी को एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक बधाई है।